हेलो स्टूडेंट्स। तो पॉइंट और स्ट्रेट लाइन के बारे में थोड़ी बातें हम कर रहे थे और बेसिक 10th क्लास में जो आपने पढ़ा है उसी के बारे में अभी अपन डिस्कस कर रहे थे। तो एक जो सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा था वहाँ पे 10th क्लास में कि अगर कोई पॉइंट P, जैसे कि यहाँ पे मैं बनाऊँ, एक पॉइंट A था, मान लीजिए एक पॉइंट B है, अगर उसको कोई P पॉइंट m/n रेशियो में कट करता है या m1/m2 रेशियो में कट करता है, तो इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो कुछ इस तरीके से x = यहाँ पे A है x1 y1 और B है x2 y2। तो इनको याद करने का बड़ा ही आसान सा तरीका है, इस m1 को मल्टीप्लाई करिए इधर वाले से, क्रॉस में मल्टीप्लाई बस करना है। तो m को इससे मल्टीप्लाई किया तो m1 x2 आ गया, प्लस m2 को मल्टीप्लाई किया इससे तो ये आ गया m2 x1 डिवाइडेड बाई में m1 प्लस m2। सेम अगर y की बात करेंगे तो y कितना आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट वो आ जाएगा m1 y2, वही क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है आपको, y2 प्लस m2 y1। तो कभी भी इस फॉर्मूले को आपको याद नहीं रखना है, बस ऐसा याद रखना है क्रॉस में ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो यहाँ पे क्या मिल जाए, एक्सटर्नल डिवीजन का डायग्राम इस तरीके से बनेगा। एक पॉइंट A था x1, y1, एक पॉइंट B था x2, y2 और एक पॉइंट P था जो इसको m1/m2 के रेशियो में कट कर रहा था, ठीक है। बस इतना सा अंतर होता है, m1/m2 बदल जाता है। बट हमेशा याद रखिए, जो अगर मैं पूछूं आपसे AP/BP कितना होगा, तो AP/BP हमेशा ही m1/m2 होगा, चाहे एक्सटर्नल डिवीजन हो चाहे इंटरनल डिवीजन हो। इसमें भी AP/BP जो है m1/m2 होगा, इसमें भी AP/BP m1/m2 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। अगर आपको इसको इंटरनल डिवीजन में डिवाइड करना है तो आप ऐसा फिर बोलोगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब इस बार B पॉइंट इस AP को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। B जो पॉइंट है वो AP को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, m1-m2/m2 रेशियो में। ये वाला पार्ट होगा m1-m2 और ये वाला पार्ट होगा m2, ठीक है। तो ऐसा भी बोल सकते हो, दोनों में से कोई भी आप फॉर्मूला लगाओगे तो ऐसा ही आंसर आएगा। तो उस वाले के लिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे जब आप माइनस यूज़ करोगे तो डेफिनेटली इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों आ जाएंगे, प्लस से एक्सटर्नल इंटरनल आएगा और माइनस से एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, इस तरीके से कोई पूछे, बताइए एक पॉइंट था 7,3, दूसरा पॉइंट हम मान लीजिए -5,2 और एक कोई P पॉइंट इसको, ठीक है, 2:3 के रेशियो में कट करता है। तो बताइए इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा। तो P पॉइंट को एक बार के लिए x, y जूम कर लेते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, सीधा सीधा x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं। तो x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, इस 2 को मल्टीप्लाई करना है -5 से क्रॉस में तो -10, फिर 3 को मल्टीप्लाई करना है इससे तो बीच में आएगा प्लस का साइन, क्यों, इंटरनल डिवीजन है इसलिए प्लस का साइन आएगा। 3 × 7 किया तो कितना आ गया, 21, डिवाइडेड बाई इन दोनों को जोड़ दिया तो 5 आ गया, कॉमा। y के लिए सेम ऐसा ही किया, 2 को मल्टीप्लाई किया इससे 2 से यानी 4 आ गया, 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 9 आ गया और डिवाइडेड बाय में 3 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल, x, y। तो बड़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तीसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट, इफ m1:m2 जो रेशियो आपको दे रखा है वो हो जाए 1:1, मीन्स इट मीन्स पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो अगर कोई पॉइंट P AB का मिड पॉइंट है तो डेफिनेटली रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1 का रेशियो हो जाएगा। अगर रेशियो 1:1 का है तो आपका P का जो कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये P का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, मिड पॉइंट का यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तीसरा, उल्टा क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार उल्टा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि एक पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये हमको बताइए। तो हम आराम से बता सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, m1:m2 को एज्यूम कर लेना होता है।
तो m1 इंटू m2 को जो भी आप अज्यूम करो, कोई टेंशन नहीं है, आगे फिर से ये फॉर्मूला लगाओगे तो अपने आप वैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमसे क्या पूछा गया था, सबसे पहला एक क्वेश्चन आप अपने सामने आया कि भाई एक पॉइंट के बारे में आप क्या क्या बता सकते हो। तो हमने सब कुछ बता दिया कि एक पॉइंट की क्या पोजीशन होगी, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, उसका मिरर इमेज अगर एक्स और वाई एक्सिस में लेना है तो कैसे करेंगे, ये सब हम बात कर चुके थे। फिर किसी ने हमसे पूछा कि भाई बताइए 2 पॉइंट अगर आपको हमें दे दूं तो आप क्या क्या बता सकते हो। तो हमने बोला कि सर 2 पॉइंट अगर आपने दिए हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होती है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर किसी ने बोला कि भाई 3 पॉइंट मैंने आपको दे दिए, अब बताइए क्या क्या करोगे। अगर 3 पॉइंट्स हमको गिवन हो तो हम क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं। तो एक बात तो अभी हमने डिस्कस कर ली कि अगर कोई 3 पॉइंट एक लाइन में है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि अगर एक पॉइंट कोई भी ये तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर हैं तो डेफिनेटली ये जो P पॉइंट आएगा वो AB को किसी न किसी रेशियो में तो कट करेगा ही करेगा। तो किसी न किसी रेशियो में अगर कट करेगा तो वो रेशियो हम बता सकते हैं, और अगर आपको रेशियो पता है तो वो P पॉइंट क्या होगा ये हम बता सकते हैं। यहां तक यूज हो गया सेक्शन फॉर्मूला का। तो अब हमसे जो क्वेश्चन ने जिसने क्वेश्चन पूछा है वो बोलेगा कि जरूरी थोड़ी P पॉइंट इस लाइन AB के ऊपर हो। तो अगर ये P पॉइंट इस AB लाइन के ऊपर नहीं है तो अब डायग्राम कैसा बनेगा। तो आप बोलोगे कुछ इस तरीके से बनेगा, कहीं A पॉइंट है, कहीं मान लीजिए B पॉइंट है, और उस P पॉइंट को इस बार मैंने C पॉइंट नाम दे दिया। तो इस तरीके से कोई भी पॉइंट ABC ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो अगर ABC ऐसे है तो डेफिनेटली ट्राइंगल बनाएंगे। अगर ये एक लाइन में नहीं है तो डेफिनेटली एक ट्राइंगल तो ही बनाएंगे। उस ट्राइंगल के बारे में हमको बात करनी है। ठीक है, तो ट्राइंगल के बारे में कैसे कैसे बात करते हैं देखिए ध्यान से हमेशा। अगर एंगल ये है, एंगल A अगर ये है तो इसके सामने वाली साइड को हमेशा स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो लेंथ आएगी, BC लेंथ आएगी, उसको हम स्मॉल a बोलते हैं। इसी तरीके से कैपिटल B जब भी लिखा होगा इसका मतलब या तो वो B वर्टेक्स है या फिर B एंगल है। लेकिन अगर स्मॉल b लिखा हुआ तो इसका मतलब ये है साइड अपोजिट टू एंगल B। तो जो भी AC की लेंथ आएगी उसको हम B से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से अगर स्मॉल c लिखा हुआ है तो इसका मतलब एंगल C के सामने की वो साइड हो सकती है, होगी ही, हो सकती नहीं होगी। ये बात समझ में आ गई। ये तो रिप्रेजेंटेशन का मैंने आपको तरीका अभी तक बता दिया है। ठीक है, अभी आगे हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपको दे रखा है, मान लीजिए A है x1, y1, B आपको दे रखा है x2, y2, और C आपको दे रखा है x3, y3। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमेशा गिवन होता है 1/2। ठीक है, 1/2 x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1। ये डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, क्योंकि आपने डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा है इसीलिए अभी के लिए आपको बस ओनली ये फॉर्मूला याद करना है। कैसे सॉल्व होता है डिटर्मिनेंट में आपको बताएंगे। इसके लिए आपका दूसरा मेथड आपको याद रखना। एक तो ये मेथड हो गया डिटर्मिनेंट वाला। ठीक है, दूसरा मेथड होता है 1/2। ठीक है, दूसरे मेथड में हमको क्या करना, पहला मेथड तो ये है डिटर्मिनेंट वाला मेथड है। क्योंकि आपने डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा तो इसलिए आप कर नहीं पाओगे, इसलिए इसको एक बात छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको याद रखना कि ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। अदरवाइज आपको ये वाला फॉर्मूला हमेशा यूज करना है। क्या फॉर्मूला है देखिए, एक तो 1/2 लिखना आपको, एक 2 वर्टिकल लाइन ऐसे आपको डिनोट करनी है। अब क्या करना है, कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए, एक जगह से कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए, जो आपकी मर्जी है वहां से स्टार्ट कर दीजिए। मैं A से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो A का कोऑर्डिनेट है x1, y1, फिर B आएगा x2, y2, और फिर आएगा C x3, y3। और जहां से आपने शुरुआत करी है वो वापस से लूप को क्लोज करने के लिए जहां से आपने शुरुआत करी है वो वापस से लिखना पड़ेगा। तो आपने अगर x1, y1 से शुरुआत करी है तो लास्ट में x1, y1 फिर से लिखना पड़ेगा। अगर x2, y2 से शुरुआत करते तो लास्ट में आपको x2, y2 फिर से लिखना पड़ता। इसको सॉल्व करने का बड़ा ही आसान सा तरीका है 1/2 इंटू, इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। क्या,
हमेशा ही जब आप पहले ऐसे करेंगे, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, पहले इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फिर इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये 2 का याद रखना, जैसे कि 2 अगर इस तरीके से लिखा हो ABCD, तो हमेशा क्या आंसर आता है इसका, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है यानी AD माइनस फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना है यानी BC। या आपने 10th क्लास में ऐसा काम किया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जब आप पढ़ रहे थे तो वहां पे कुछ ऐसा करते हैं अपन। तो सबसे पहले ऐसे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, x1 y2 माइनस ऐसे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, y1 x2, क्लियर, प्लस पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सेम वही काम करते जाना है, x2 y3 माइनस, अब ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आंसर आ गया x3 y2 प्लस ऐसे मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया, x3 y1 माइनस, अब ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ गया, x1 y3। बस ये जो भी आंसर आ जाए वो आपके एरिया का आंसर होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे आपको रटना नहीं है कि क्या क्या फॉर्मूला बनता है, कैसे फॉर्मूला बनता है, इसको रटने की आपको जरूरत नहीं है। ये वाली चीज आप करोगे तो तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC where A is 2,3, B is -1,5 and C is 3,-2। तो ये 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं, इनका एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। इनसे जो भी ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया आपको निकालना है। कोई बात नहीं, निकाल देते हैं, उसमें क्या है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू, कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए, चलिए ए से स्टार्ट कर देते हैं। तो ए से स्टार्ट किया तो 2,3 -1,5 3,-2 और लास्ट में वापस से 2,3। एक बार वापस से 2,3 लिखना कभी भी नहीं भूलना है आपको, और इनको साइक्लिक ऑर्डर में लिखना है, पहले ए फिर बी फिर सी ऐसे। चलिए 1/2, इनको सबसे पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसे मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 5 × 2 यानी 10 माइनस, फिर ऐसे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3 आ गया, माइनस का 3 की वजह से ये प्लस का 3 बन जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं, -1 -2 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया +2 माइनस ऐसे मल्टीप्लाई किया तो आ गया 15 प्लस ऐसे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 3 × 3 यानी 9 माइनस ऐसे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, -4 यानी ये +4 हो जाएगा। बस अपना आंसर आ गया। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1/2। देख लीजिए क्या क्या हो जाता है, 10 + 3 13 + 2 15, तो ये 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा और 9 + 4 हो गया 13। तो आंसर आ जाएगा 13/2 यूनिट स्क्वायर। तो जो भी यूनिट दे रखी होगी उसका स्क्वायर एरिया क्योंकि होता है 13/2 आ जाएगा। तो बहुत आसानी से ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अलग से कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गया कोई भी ट्राइंगल का एरिया कैसे हम कैलकुलेट करें, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, तो अगला क्वेश्चन ये उठता है, हो सकता है लेट A, B, C आर कोलिनियर। इस बार क्या हो गया, मान लीजिए A, B और C तीनों कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब समझते हैं क्या होता है। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन के ऊपर ये तीनों पॉइंट होंगे। तो इस बार जब आपने कोशिश करी, ट्राई किया कि ट्राइंगल बन जाए, तो आपने देखा सर ट्राइंगल तो बन ही नहीं रहा है, क्योंकि ये तीनों तो एक ही लाइन के ऊपर अगर हैं तो ट्राइंगल बनने का कोई चांस आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ट्राइंगल नहीं बन रहा है तो ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा, 0। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से मैं बोल सकता हूं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी या कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी एक ही बात होती है।
क्या है वो 1/2 और जो आपने बताया था x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, इसकी वैल्यू कितनी, x4 y4 x1 y1, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। ठीक है, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी का मतलब है कोलिनियर कब हो जाएंगे, जब कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा, और अगर ट्राइंगल नहीं बनेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका एरिया 0 आएगा। तो हमने क्या किया, ट्राइंगल के एरिया को 0 करा दिया। तो जैसे ही ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाएगा तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि अब की बार कोई ट्राइंगल बन नहीं रहा है, इसका मतलब तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। क्लियर है? तो ये याद रखना है कि कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या है। एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ए दे रखा है 2,3 और बी दे रखा है आपको 5,3। बी आपको दे रखा है 5,3 इफ एंड सी आपको दे रखा है k,k+1 इफ a, b, c are collinear then find value of k। ठीक है, तो क्वेश्चन एक आया कि ये 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं और ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो बताइए k आपके हिसाब से क्या आ सकता है। तो कोई बात नहीं है सर, अगर ये कोलिनियर है तो 1/2 डेल्टा में क्या क्या आएगा, 2,3 आएगा, 5,3 आएगा, फिर k,k+1 आएगा और फिर कितना आ जाएगा, वापस से 2,3 आ जाएगा। इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। डेल्टा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। ये जो डेल्टा मतलब एरिया, तो एरिया की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। अब 1/2 से तो मतलब नहीं है, 1/2 को उधर भेज दे तो वो तो वैसे भी 0 हो गया। ओनली कौन सा बचा है, ये वाला। तो इसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। ये कितना आ गया, 3 × 2 6 -15 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 5k+5 माइनस इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3k। ठीक है, आगे बढ़े। इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया प्लस का 3k और इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया तो -2k - 2 = 0। तो हमने क्या किया, एरिया वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाया कि ऐसे करने से तो प्लस और ऐसे करने से माइनस, तो हमारा आंसर आ गया k के टर्म्स में यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, कैसे कैसे सॉल्व करें। देखिए k के बारे में बात कर दी, यहाँ से प्लस का 5k, ये -3k ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा -2k। तो यहाँ से हमको क्या पता चला है, 3k प्लस का बचेगा। ठीक है, कांस्टेंट की बात करते हैं। तो यहाँ से आ गया 6 और 5 11, 11 और 11 और -15, यानी ये बच गया -4। ठीक है, 11 - 15 -4 बच गया और 8 हो गया -6। तो -6 = 0। तो यानी आ गया 3k = 6, यानी k = 2। तो k की वैल्यू हमको कितनी रखनी पड़ेगी, 2 रखनी पड़ेगी। तो k की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, k की वैल्यू 2 रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा कि यहाँ पे 2 रखा तो कितना आ गया, 2,3। तो 2,3 हम पहले ही ले चुके हैं, 2,3 पहले ले चुके हैं, इसका मतलब यही पॉइंट वो c वापस से आ जाएगा। अगर c को अपन यही रखते हैं तो ही अपना आंसर आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से k की वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई लैम्डा होता तो उसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते थे। तो कोई बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करते रहना। आपको जो शीट मिली हुई है उसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं, बस सावधानी से ध्यान से अब ऐसे सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिए। तो बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है, ये 10th क्लास में आपने पहले से ही पढ़ा होगा। ऐसे क्वेश्चंस कम से कम आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल तो कैलकुलेट किया ही होगा। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में ट्राइंगल के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ट्राइंगल को एक बार छोड़ते हैं, अब की बार क्वाड्रिलेटरल आ गया। ठीक है, ये कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, A, B, C और D। A के कोऑर्डिनेट x1, y1, B के हैं x2, y2, C के हैं x3, y3 और D के हैं x4, y4। तो आपसे पूछा गया इसका एरिया बताइए। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD कितना आएगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि सर इसको मैं पहले से ब्रेक कर दूं, एक डायगोनल बना दूं। डायगोनल बनाने से क्या हो गया, ये ब्रेक हो जाएगा दो ट्राइंगल्स में। एक ट्राइंगल इधर बनेगा,
एक ट्राइंगल इधर बनेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा सर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, दोनों को जब ऐड कर देंगे तो फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा। तो यानी यहाँ पे ट्राइंगल का जो एरिया का फॉर्मूला है वो कितनी बार हमको यूज़ करना पड़ेगा, वो 2 बार यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इससे अच्छा दूसरा एक तरीका और है डेल्टा वाला। और वो डेल्टा वाला तरीका क्या है, 1/2 लगाया, बना दिया अपना जो पैटर्न है वो बना दिया। कहाँ से शुरुआत करेंगे, कहीं से भी x1, y1 से शुरुआत कर दो। तो x1, y1, ध्यान रखना शुरुआत हमेशा ऐसे साइक्लिक में करना है, ऐसे आर्बिट नहीं लिखना है। आर्बिट लिखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे साइकिल में चलते जाना है। x1, y1, फिर b आएगा x2, y2, फिर c आएगा x3, y3, फिर d आएगा x4, y4। और जहाँ से हम शुरुआत करते हैं वो वापस से हमको लिखना पड़ेगा। तो वापस से x1, y1 आएगा, ये तुरंत आपका आंसर आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल का एरिया, ठीक है। क्वेश्चन आ गया दूसरा वाला। इस बार आपसे पूछा गया एक ऐसे करके पेंटागन बना हुआ है ए बी सी डी ई, इसका एरिया बताइए। तो फिर से 2 तरीके हैं एरिया कैलकुलेट करने के। कौन कौन सा? पहला तरीका ये है कि सर किसी भी एक पॉइंट से आप 2 डायगोनल बना दीजिए। किसी भी एक पॉइंट से जब 2 डायगोनल आप बनाओगे तो पूरा पेंटागन, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। ट्राइंगल का एरिया हमको कैलकुलेट करना आता है, इसीलिए तीनों ट्राइंगल का अलग अलग एरिया कैलकुलेट करके सबको ऐड कर देंगे तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला, एरिया ऑफ पेंटागन ए बी सी डी ई बराबर 1/2 इंटू, सेम वही सिंपल सी चीज़, x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, x5, y5। यहाँ तक तो पहुँच गए, 5 कोऑर्डिनेट हमने लिखे। उसके बाद जहाँ से शुरुआत की है वहाँ से वापस से x1, y1। तो ये जब फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे तो अपने आप पेंटागन का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे सावधानी से आपको काम करना है। चलिए कुछ क्वेश्चंस पर हम आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट 8,4 डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, पहला क्वेश्चन इस तरीके से बोल रहे हैं कि एक लाइन है 5,-2 और 9,6 को जोड़ने वाली, ठीक है, और एक पॉइंट है बीच में कुछ 8,4, वो इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो हमेशा जब भी आपको रेशियो निकालना हो तो हमेशा अज्यूम करिए कि वो λ:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। लैम्डा की जगह कुछ भी ले सकते हो, k:1, p:1 जो भी है। तो मान लीजिए वो λ:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अगर इस रेशियो में डिवाइड करता है तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा, सर 8 इज इक्वल्स टू यहाँ पे लेमडा को क्रॉस में मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा आपका 9 लेमडा प्लस इधर से कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1। ठीक है, क्या करोगे 9 इंटू लेमडा प्लस 1 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1, फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से आ गया 8 लेमडा प्लस 8 इज इक्वल्स टू 9 लेमडा प्लस 9। ठीक है, 5 को इधर ले गए तो ये 8 - 5 हो जाएगा, 8 को उधर ले गए तो उधर क्या बन गया ओनली लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3। लेमडा 3 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 3:1। ठीक है, मान लीजिए लेमडा की वैल्यू यहाँ से 3/2 आती, अगर लेमडा की वैल्यू 3/2 आती तो आंसर क्या बनता 3/2:1, 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये 3:2 बन जाता। क्लियर है? तो ऐसे ही आपको काम करना है, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो, इफ x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग दिस। इस बार क्वेश्चन क्या बोला गया कि भाई एक पॉइंट तो था आपके पास 3,4,
एक पॉइंट था आपके पास 5,6 और बीच में से इस लाइन को एक्स एक्सिस ने यहाँ पे काट दिया। किस रेशियो में काटा है? λ/1 के रेशियो में काटा। ये जो लाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ वो कौन सी है? एक्स एक्सिस। भले आपको टेढ़ी लग रही है बट एक्स एक्सिस है। तो अगर मैं आपसे पूछूं अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये वाला पॉइंट कितना होगा? तो आप बोलते हो सर एक्स एक्सिस के ऊपर तो कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा कितना होता है? 0। तो ये अगर पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 आएगा। एक्स कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं है तो इसीलिए मैंने उसको एक्स मान लिया। तो ये पॉइंट कितना होगा? x,0। ठीक है। अब हमको तो पता है कि लेमडा निकालने के लिए हमको एक ही वैल्यू काफ़ी होती है, एक इक्वेशन काफ़ी होती है। तो इसीलिए मैं 0 वाली इक्वेशन से काम कर लूँगा। 0 वाली इक्वेशन से कैसे काम किया? वाई कोऑर्डिनेट को चेक कर लिया। वाई कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए? 0 = यहाँ से देखा लेमडा इंटू कितना होना चाहिए? 6, तो 6 लेमडा प्लस 1 से यहाँ पे कितना आएगा? 4, तो आ जाएगा 4 और डिवाइडेड बाय में कितना आ जाएगा? λ+1। शायद बात आपको समझ में आ गई होगी कि लेमडा को मल्टीप्लाई किया 6 से, 1 को मल्टीप्लाई किया 4 से और डिवाइडेड बाय में m1 + m2 किया, जो कि हो गया है λ+1। ठीक है। तो यहाँ से आ गया 6 λ + 4 = 0, यानी 6 λ = -4, यानी λ = -4/6, यानी -2/3। तो इस बार रेशियो कितना आ गया है? रेशियो आ गया है -2/3 से लेकर 1, -2/3:1 आ गया। क्या करें? 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -2 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है। माइनस आने का मतलब क्या है? माइनस आने का मतलब है एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है। तो आप माइनस को देख के ये भी बोल सकते हो कि ये एक्सटर्नल डिवीजन होगा। तो रेशियो आएगा -2:3 का। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस को सावधानी से आपको करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, आपसे पूछा गया कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ दूं तो उसका पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्या होगा? क्या होता है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन? ये देखिए, एक पॉइंट है -3, दूसरा पॉइंट है 6,6। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब है कि ऐसे पॉइंट बताइए जो इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाए, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाए, ट्राइसेक्ट इसको कर दे। तो इसका मतलब एक पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, एक पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, जिससे कि ये 3 इक्वल पार्ट बन जाएंगे, 3 इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे। 3 इक्वल्स पार्ट का मतलब अगर ये 1 रेशियो है तो ये रेशियो भी 1 होना चाहिए, ये रेशियो भी कितना होना चाहिए? 1। अगर कोई बोलता 4 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करना है तो आप क्या बोलते? बीच में 3 पॉइंट लेने पड़ते, 1:1:1:1:1। 5 इक्वल पार्ट्स में होता 5, अगर इक्वल पार्ट्स करने पड़ते तो हमको 5 टाइम्स 1:1:1 ऐसे करना पड़ता। ठीक। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट के लिए इन दोनों के करस्पॉन्डिंग इसका रेशियो क्या होगा? तो आप बोलोगे इधर से रेशियो 1 और इधर से दोनों मिलके 2। तो इस पॉइंट के लिए रेशियो क्या होगा? 1:2। क्यों होगा? क्योंकि भी इस पॉइंट के इस साइड एक पार्ट अवेलेबल है और इस पॉइंट के इस साइड 2 पार्ट्स अवेलेबल हैं, तो 1:2 का रेशियो बन जाएगा। रेशियो का मतलब आप समझते हो कि एक साइड अगर एक हिस्सा देंगे तो दूसरी साइड हमको डबल हिस्सा उसका देना पड़ेगा, तभी जाके हम ये डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाया। तो इसका अगर ये जो पहला पॉइंट है इसको मान लीजिए मैं ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ, तो ए पॉइंट अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो इसके लिए 1 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -3 से, तो ये आ जाएगा माइनस का, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 6 डिवाइडेड बाई 1 + 2 करना पड़ेगा, कॉमा इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 प्लस माइनस इसको मल्टीप्लाई किया 2 को -3 से तो -6 आएगा और डिवाइडेड बाय में कितना आ जाएगा? 1 + 2। तो ये पॉइंट आ गया है 0,0। तो ए पॉइंट तो आ गया है 0,0। अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं तो आप क्या बोलोगे? सर बी पॉइंट को देखूं तो इस साइड 2 है, इस साइड 1 है, तो ये 2:1 हो जाएगा। ठीक है। तो 2:1 हो गया, तो फिर से फॉर्मूला लगाया, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12, ठीक है, माइनस 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया -3 आएगा और 1 + 3, सेम इसी तरीके से फिर से 12 - 3/1 + 3। तो यहाँ से आंसर क्या मिला आपको?
12 में से 3 गया 9, तो 9 डिवाइडेड बाई 3 कोमा 9 डिवाइडेड बाई 3, यानी ये आंसर आ जाएगा 3,3। तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया है 3,3। तो ए पॉइंट आ गया 0,0 और बी पॉइंट क्या आ गया 3,3। ये ऐसे पॉइंट हैं जो इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है? तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको और सॉल्व करने हैं। चलिए अभी बारी आ जाती है क्वेश्चन ऑफ द डे की। आपसे पूछा गया इफ द मिडल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस 5,a b,7। तो 5,a और b,7 को जोड़ने से जो लाइन बनेगी उसका मिड पॉइंट अगर 3,5 है तो बताइए a और b की वैल्यू क्या आएगी। तो इसको सॉल्व कर दीजिए और फटाफट सेंड कर दीजिए।